नमस्कार, यादव मंच में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मंच विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मंच विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का संचालन किया है। इसी के साथ आप नेशंस बुक ऑफ प्राइड में भी आपका नाम दर्ज है। तो ऐसी शख्सियत, ऐसे व्यक्ति से हम आज आपको रूबरू करा रहे हैं। आप हैं भारत भूषण यादव जी और मूलतः आप वाराणसी के रहने वाले हैं। वाराणसी से आज लखनऊ पधारे हैं और लखनऊ में हमने आपसे समय लिया कि हम आपके बारे में जान सकें, कैसे आप मंच विज्ञान में आपने डॉक्टरेट की उपाधि ली और इस मंच विज्ञान को कैसे इस लेवल पे लाए कि आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपके नाम की चर्चा है, आपके काम की चर्चा है। तो बहुत बहुत स्वागत है भारत भूषण जी। सबसे पहला हमारा सवाल यह है कि मंच विज्ञान में आपने अपना इतना बड़ा नाम किया है, लेकिन आपका बैकग्राउंड क्या है? किस पृष्ठभूमि से आप निकलकर इस स्तर पर आए? अनुराग जी, बैकग्राउंड तो बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि रही है और एक किसान परिवार से हम बिलोंग करते हैं और हमारे फादर तो राजनीति में थे। बैकग्राउंड तो हमारा बड़ा मिक्स है और मिक्स संस्कृति का पोषक रहा है। और पिताजी हमारे राजनीति में रहे, 2 बार विधायक रहे और परिवार में सभी क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा काम करने वाले लोग हैं। तो इसका मतलब कि पिताजी राजनीति में तो सांस्कृतिक क्षेत्र में भी तो लोग रहे होंगे आपके परिवार में? और सांस्कृतिक क्षेत्र में पिताजी की थोड़ी रुचि रही। वो कवि भी थे और अच्छे चित्रकार भी थे। बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे, बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे और बहुत अच्छे अध्यापक थे वो। फिर राजनीति में आ गए तो विरासत में, बैकग्राउंड में तो उन्हीं की चीजें हमें प्राप्त तो पैतृक गुण आपको मिले हैं? हाँ, पैतृक गुण, संचालन का गुण है या आपका पैतृक? हाँ, और वो भी मंच संचालन करते थे। राजनीति में भी उनको मंच पे संचालन का काम ज्यादा मिलता था। तो काफी चीजें जो है उनसे हमको विरासत में पैतृक गुण के रूप में प्राप्त। तो एक तरीके से मंच संचालन की स्कूलिंग जो है वो आपके घर से ही शुरू? हाँ, घर से ही शुरू हुई है, ये कह सकते हैं। तो कैसे इसको, मतलब किस उम्र से आपने मंच संचालन का काम शुरू किया? या जब डॉक्टरेट की आप नहीं, डॉक्टरेट तो अभी प्राप्त हुआ है। अच्छा, हाँ, अभी 2 साल पहले की बात। सीरियसली आपने कब से लिया इसको? सीरियसली तो वैसे टोटल समय देखें तो लगभग 30 साल हो गए हमको मंच का संचालन करते हुए। अच्छा, मतलब 30 साल का मतलब अगर हमने अनुमान लगाएं आपकी एज का तो 17-18 साल की उम्र से? हाँ, स्कूल में जब थे? हाँ, तब से शुरू कर दिया था। छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो स्कूल में हुआ करते हैं, फिर वहाँ से मैंने शुरू किया। फिर ऐसे धीरे धीरे सामाजिक कार्यक्रमों में, और फिर इसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मैं आकाशवाणी में उद्घोषक हो गया और वहाँ से सीरियसली जो है यात्रा शुरू हुई। जब मैं आकाशवाणी में लगभग 2002-2001 के आसपास में आकाशवाणी में प्रवेश किया और आकाशवाणी में जब अनाउंसमेंट शुरू किया और वहाँ से फिर सामाजिक कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में, फिर कुछ राजनीतिक कार्यक्रमों में भी बुलाया जाने लगा मंच संचालन के लिए और इस तरीके से यात्रा शुरू। तो इसका मतलब कि मंच संचालन की जो तमाम कहा जाए कि थीम है, हर थीम पर आपने काम किया है, चाहे वो पॉलिटिकल हो जी, चाहे वो सामाजिक हो, सोशल हो, हाँ जी, और चाहे वो धार्मिक हो जी जी। तो ये तो अपने आप में बड़ी अलग चीज है। हाँ, मंच संचालन में हम देखते हैं कि एक्सपर्टीज एक क्षेत्र में होती है। अगर राजनीतिक मंच संचालक है तो राजनीति के ही मंच पे वो दिखेगा जी, वो धार्मिक में नहीं दिखेगा। मतलब ये कंट्रास्ट भी आपके अंदर है, ये एक अलग खासियत है जी जी। तो क्या लगता है ये मंच संचालक, जब आप इस व्यवसाय में आए या इस विधा में आपने एंट्री ली, तब तो इसको उतनी अहमियत भी नहीं थी। तो किसी आपको नहीं लगता था कि हम कैसे प्रोफेशन में पढ़ रहे हैं कि जिसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है? आज तो खैर नो डाउट कि आज बहुत फ्यूचर है जी। ये न्यू मीडिया, सोशल मीडिया के आ जाने के बाद एंकरिंग और ये मंच संचालन अपने आप में कैरियर है। हाँ, लेकिन 30 साल पहले अगर हम देखें तो जिस समय आपने शुरुआत की थी उस समय तो इसको और हमारे समय बहुत अच्छे उससे भी नहीं देखा जाता। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो शुरुआती दौर की बात है जब मंच संचालन करता था और इसमें हमारी रुचि बढ़ी, आकाशवाणी में मैं गया, फिर दूरदर्शन में गया, फिल्मों में भी मैंने रोल किए। तो फिल्मों में भी कई सारे रोल हमको मंच संचालन के ही मिले। उसमें मैंने किया, डॉक्यूमेंट्री वगैरह किया। तो एक समस्या आती थी कि लोग हमसे पूछते थे कि आप क्या करते हैं, तो मैं बोलता था कि मैं मंच संचालन करता हूँ।
तो लोग बोलते थे ये क्या होता है ना। लोगों को लगता था कि मैं पूछूंगा तो ये बताएंगे कोई नौकरी कर रहा हूँ, कोई जॉब कर रहा हूँ। अब ये मैं बोलता था कि मन संचालन करता हूँ, तो बोलते थे ये क्या होता है। तो मैं बता तो देता था, लोग हाँ हाँ कर देते थे। फिर बाद में लोग पूछते थे एक दूसरे से कि भाई ये भारत भूषण जी क्या करते हैं, तो लोग आपस में ऐसे बात करते थे अब कुछ करते हैं, कुछ बताए थे लेकिन अब हमको ध्यान में नहीं आ रहा कि क्या बताए थे, ये कुछ करते हैं। मतलब उनको क्लियर नहीं होता तो मन संचालन में कोई गंभीर व्यवसाय है, कोई विधा है, कोई कला है। हाँ, ये भी एक साधना है, ये भी एक काम है। जी। और तो उस रूप में ये बड़ा आनंद भी आता था हमको, क्योंकि हमारा एक मन में एक विचार था, एक विजन था, एक सोच थी, एक समर्पण था, मंच के प्रति लगाव था। तो ये चीजें प्रारब्ध होती हैं, प्रारब्ध में मिलती हैं कि हमें क्या करना है, उस हिसाब से विचारधारा स्वभाव बनता है। तो एक मंच के प्रति आकर्षण इसी प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता गया। देखिए, मन संचालन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि मन संचालन एक अपने में बड़ा ही गंभीर, बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है। जी। तो एक मन संचालक जिसको घंटों किसी कार्यक्रम में इन्वॉल्व रहना पड़ता है, और एक तरीके से देखा जाए कि पूरे कार्यक्रम का जो दारोमदार है वो मन संचालक पे होता है। ठीक है, चाहे वो किसी तरीके का कार्यक्रम हो। तो क्या आपका चूंकि बहुत बड़ा अनुभव है, तो एक अच्छे मन संचालक में क्या गुण होने चाहिए? मन संचालन तो एक साधना है, मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मन संचालन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण के साथ साथ हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उस मंच को रिप्रेजेंट करते हैं जिस विषय का मंच होता है, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, है ना, छोटा हो, बड़ा हो, कम लोग हो, ज्यादा लोग हो। तो एक तो मंच की मर्यादा होती है जिस विषय का मंच है। दूसरा, जिस प्रकार के अतिथि मंच पर मंचासीन है, उन अतिथियों का क्या व्यक्तित्व है, उनकी क्या सोच है, उनको किस रूप में लोग जानते हैं, किस रूप में उनको बताया जाना चाहिए, और उनकी वास्तविक व्याख्या लोगों के सामने कैसे की जाए, और दर्शक हमारे पास कैसे हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमारे पास जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, वो किस प्रकार के हैं। हमें उनको ध्यान में रख करके हमें उन्हीं की भाषा में हमें उनको समझाना होता है। तो दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना, और जो कार्यक्रम के आयोजक होते हैं उनका भी अपना एक मकसद होता है, क्योंकि कुछ न कुछ वो भी चाहते हैं, कार्यक्रम करने का मकसद होता है। तो इन जितने भी कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो कैमरा वाला क्यों न हो, है ना, बिल्कुल, है ना, चाहे वो म्यूजिक सिस्टम वाला क्यों न हो, चाहे माइक वाला क्यों न हो, मंच पर अतिथि हो, दर्शक हो, आने जाने वाले लोग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, मतलब मन संचालक से सभी की अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। तो इतनी चीजों को अनएक्सपेक्टेड अपेक्षाएं होती हैं। समेटना मतलब अपने आप में बड़ी मतलब एक शब्द है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि त्वरित आपको क्या निर्णय लेना है, आपको कैसे देखना है, आपको किधर देखना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है। और मन संचालन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें जो मैंने महसूस किया कि क्या आपको बोलना है, ये तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको क्या नहीं बोलना है। बहुत सुंदर, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और उसी तरीके से जैसे ये दो डिफिनेशन हमने दिए, उसी प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आपको कितना बोलना है, कितने समय तक बोलना है ना। जैसे अब हम किसी अतिथि को हमें इनवाइट करना है और हमें 2 मिनट का वक्त है बोलने का, और हमने 20 मिनट लगा दिए उसको इनवाइट करने में, तो अगर हम अच्छा भी बोल रहे हैं तो दर्शकों को अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें टाइम का भी विशेष ध्यान रखना होता है कि इतने टाइम में हमें गागर में सागर कैसे भर सकते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना होता है। तो इतने कम समय में बहुत कम समय मिलता है, जैसे कौन मुख्य अतिथि, कौन विशिष्ट अतिथि है, विषय क्या है, और उसके बाद आपको अलग अलग विषयों पे कैसे लोगों को बुलाना है, और उसका एक इंट्रोडक्शन भी आप ही देते हैं। तो कैसे इतने विषयों पर आप कह रहे हैं कि हमने राजनीतिक पे भी हम काम कर लेते हैं, धार्मिक पे भी कर लेते हैं, सामाजिक पे भी कर लेते हैं। आदमी एक सब्जेक्ट का तो एक्सपर्ट हो सकता है कि चलिए देखिए, हम अगर धार्मिक संचालन कर रहे हैं तो धार्मिक चीज़ें हमें मालूम है, और वो पुस्तकें या उनसे के महापुरुष जो हैं या जो संत महात्मा, उनके बारे में हमें जानकारी होगी। अगर हम राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनेताओं के बारे में, पार्टियों के बारे में, उनके बारे में क्या डाटा है, क्या बातें हैं, रटी होंगी। लेकिन सारी चीज़ें, आप राजनीतिक भी, सामाजिक भी, आर्थिक भी, धार्मिक भी, ये सारी चीज़ें मतलब जिस मंच पे जाते हैं आपको एक नया मंच मिलता है, एक नया विषय मिलता है, इसको कैसे इतने कम समय में आप कवर कर लेते हैं?
इसके लिए एक कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक मन संचालन है, यानी आपके संचालन की जो प्रकृति है, जो स्वभाव होना चाहिए, वो स्वभाव धीरे धीरे डेवलप होता है। अब जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में खबर बहुत सारी होती है और सब अपनी रुचि के अनुसार पढ़ते हैं। तो अब उसमें कहीं आध्यात्मिक विषय भी दिए हुए हैं, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, स्पोर्ट्स का भी है, सभी चीजें हैं। तो अब हमें जो पढ़ना है, अब हम अगर मन संचालक नहीं है तो हमें जो न्यूज पढ़नी हो हमने पढ़ा और न्यूज़पेपर रख दिया। लेकिन जो मन संचालक है वो सभी प्रकार की न्यूज पर उसको निगाह डाल लेनी चाहिए, डाल लेगा कि आज आध्यात्मिक न्यूज में क्या है, आज स्पोर्ट्स की न्यूज में क्या है, सांस्कृतिक न्यूज में क्या है, राजनीतिक में क्या है ना, वैश्विक स्तर पे क्या घटनाक्रम हुए हैं, है ना। तो इन सब सारी चीजों पर नजर अगर वो डाल लेगा तो एक खाका उसके दिमाग में तैयार हो जाता है कि हाँ ये घटनाक्रम है, और उस पर उसके माइंड में सेट हो गया वो कि कभी उसको बोलना तो उस पर बोल सके। मतलब बेसिक जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मतलब एक मन संचालक जो है किसी भी एक विषय का स्पेशलिस्ट हो या ना हो, लेकिन सारे विषयों पर वो बोल सके, इतना जानकारी उसको होना जरूरी है और आवश्यक है। देखिए, हमने आपसे सवाल किया था लेकिन वो बीच में अधूरा रह गया। हमने कहा था एक अच्छे मन संचालक में आप क्या समझते हैं, क्या गुण होने चाहिए, वो पूरा नहीं हो पाया। हाँ, एक अच्छे मन संचालक में ये गुण होना चाहिए कि उसको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। समाचार पत्र तो वो जरूर पढ़े, अध्ययन करे, हाँ, मैगजीन पढ़े, अध्ययन करे ना करे, हाँ, पढ़े, केवल पढ़ना, हाँ, पढ़ना जरूरी हो। हाँ, उसके दिमाग में वो बेसिक चीजें उसके मेमोरी में जानी चाहिए। पढ़ना आवश्यक है, सुनना आवश्यक है ना। जैसे हम रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, चैनल देखते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो लोग बोलते हैं, तो उनको सुनना आवश्यक होता है। क्योंकि कार्यक्रम जब कोई भी चल रहा होता है तो उसमें बहुत प्रकार के विशेष घटनाक्रम होते रहते हैं। कोई अतिथि इस समय आना है तो पता चला 1 घंटे बाद आएगा, उस बीच में हमको कैसे मैनेज करना है। दीप प्रज्वलन हमें कराना है, तो कोई अतिथि आना था दीप प्रज्वलन के लिए, वो नहीं आ पाया, अब हमें कराना है तो हमें उसके बारे में बोलना है ना। तो इस तरीके से हमें ऑन स्पॉट कभी भी मन संचालन में कभी भी किसी प्रकार के घटनाक्रम उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हमें क्या निर्णय लेना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा। कभी भी अतिथि बदल सकता है, कभी भी विषय बदल सकता है, कभी भी जगह बदल सकती है, कभी भी समय का सिचुएशन हो सकता है। तो आप हमेशा तैयार रहिए कि जो कुछ भी होगा बस हमें उसे मैनेज करना है, उस पर बोलना है, उसको देखना है, और ये चीज लोगों को पसंद आनी चाहिए। किस तरीके से आप भविष्य देख रहे हैं मन संचालन का, जो आने वाला समय मुझे लगता है समय है उसमें मन संचालन आपको लग रहा है कि आगे इसका भविष्य है? मुझे लगता है कि मंच संचालन से बेहतर भविष्य शायद ही किसी भी विधा का हो। किस तरह से? प्रेजेंटेशन, आज पूरी दुनिया अपने आप को रिप्रेजेंट करने में लगी हुई है। मन संचालन की विधाएं अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक वार्ता चल रही है और उस वार्ता को कोई लीड कर रहा है आपस में, तो वो भी एक संचालन का ही काम है। एक एंकर जो है वो भी संचालन का ही काम है। एक न्यूज रीडर है, वो भी प्रेजेंट कर रहा है, न्यूज को प्रेजेंट कर रहा है, वो भी एक संचालन का ही पार्ट है। हम किसी चीज को संचालित कर रहे हैं, वही तो संचालन। मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं भी आप भी वही काम कर रहे हैं, बस तरीका अलग है, विधा अलग। आप हमसे 1 to 1 बैठ के बात कर ले रहे हैं। हो सकता है कि लाखों की पब्लिक हो, तो शायद आप बोले कि नहीं ये मेरा विषय नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आप 1 to 1 कर लेंगे। आपका इसमें स्पेशलाइजेशन है। जैसे एक विषय होता है, कोई किताब होती है तो उसमें अलग अलग चैप्टर होते हैं, लेकिन किताब तो पूरी होती है ना। तो मन संचालक एक पूरी किताब है, और इसकी जो अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग जो काम है, एंकर है, न्यूज रीडर है, और वार्ताकार है, संचालक है, तो ये क्या रियलिटी शो में जो लोग करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब चैप्टर हो गए। मतलब अपने को किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, मेनली हम देखें अगर मन संचालन जी, या किसी की खूबियों को कैसे आप निकाल के रख रहे हैं जी, तो मन संचालन शायद इसी को ही हम। हाँ, और एक विशेष बात ये थी कि जिस प्रकार का कार्यक्रम है और उसमें जो अतिथि आने हैं उनके बारे में एक बेसिक होमवर्क जरूर कर लेना चाहिए कि इनके अचीवमेंट क्या है, इनका व्यक्तित्व क्या है, इनके बारे में क्या बोला जाना चाहिए, लोगों को क्या जानकारी होना चाहिए। तो ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले एक छोटा सा होमवर्क कर लेना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आपको ये जो मन संचालन एक अच्छे प्रोफेशन के रूप में उभरे लोग इसे अपना करियर बनाए, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या योगदान होना चाहिए? क्या आप अपेक्षा रखते हैं सरकार से? क्योंकि बिना सरकार के तो कोई भी चीज आगे बढ़नी थोड़ी मुश्किल होती है। हाँ, तो इस क्षेत्र में सरकार का क्या रोल आप देखते हैं? बेसिकली अगर सरकार की भूमिका
अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार संविधान से चलती है और संविधान के तहत सारे कार्य संपादित होते हैं। लेकिन पहले तो हम ये देखें कि व्यक्तिगत तौर पर हम क्या कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे समाज में मंच संचालकों को गंभीरता से लेना चाहिए। अब लेना शुरू किया है लोगों ने, पहले से ज्यादा जो है गंभीरता से लिया जा रहा है कि किसी कार्यक्रम को करना है तो मंच संचालक जो है गंभीर होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, काबिल होना चाहिए, हमारा कार्यक्रम सही से और सफल होना चाहिए। तो इसके प्रति लोगों की जिज्ञासा और जागरूकता बढ़ी है। अब मंच संचालकों को, जैसे आकाशवाणी में अनाउंसर होते हैं, दूरदर्शन में एंकर होते हैं, न्यूज रीडर होते हैं, तो तमाम चैनल्स आ गए, प्राइवेट चैनल आ गए, रेडियो के तमाम चैनल्स आ गए, तो उसमें सब एंकर हो गए, आरजे हो गए, अनाउंसर हो गए, सबकी जरूरत है। और यहाँ पर अच्छा खासा पैकेज भी अब मिलने लगा, पहले तो नहीं मिलता था। हम लोग को याद है जब हम लोगों ने कैरियर शुरू किया था तो हम लोग अनाउंसमेंट करने जाते थे तो उस समय 75 रुपए मिलता था एक दिन का। अच्छा, 75 रुपए। आज तो सूचना विभाग का जो रेट है, जैसे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम या सरकारी कार्यक्रम जो होते हैं वो मंच संचालन के 50,000 रुपए। हाँ, अब आप समझिए कि 75 रुपए 50 रुपए से शुरू हुआ सफर आज 50,000 तक पहुंचे, है ना। तो बहुत बड़ा कैरियर है। और साथ में जितने भी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजन है, जब तक सृष्टि है तब तक आयोजन होते रहेंगे। आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते रहेंगे, लोग रिप्रेजेंट करते रहेंगे, संस्थाएं रिप्रेजेंट करती रहेंगी अपने आप को, तब तक मंच संचालक का कैरियर भविष्य बना रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से एक गुरु की आवश्यकता होती है लौकिक और अलौकिक दुनिया से जोड़ने के लिए, उसी प्रकार से एक कार्यक्रम को, आम आदमी को जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए मंच संचालन भी उसी भूमिका में होता है। वो जोड़ता है, रिलेट करता है एक दूसरे से, और वो जोड़ करके कार्यक्रम को सफल बना करके और अपने अलग। तो सरकार कैसे प्रोत्साहन, इसको क्या सरकार प्रोत्साहन, जैसे अवार्ड शुरू करे, सरकार कुछ एकेडमी शुरू करे, या सरकार इस पर कुछ अनुदान दे कि लोग इस क्षेत्र में अपने स्कूल या ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह चले, कि किस तरीके से आप देखते हैं कि सरकार इसमें? नहीं, अब बहुत सारे जो है जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें मंच संचालन के कोर्सेज चल रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, शिविर लग रहे हैं। मुझे याद है जब मैं हाई स्कूल में था तो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो सरकार का विभाग है और एक संस्था थी, प्राइवेट संस्था थी, उसके संयुक्त तत्वावधान में बनारस में कार्यशाला 7 दिन की रखी गई थी। और वोरेटरी स्टाइल यानी बोलने की कला पर एक शिविर था 7 दिन का, उस समय हुआ था। और उस शिविर में मैंने भी भागीदारी किया था। और संयोग से उस शिविर में भागीदारी करने के बाद जब उसकी परीक्षा हुई लास्ट दिन, तो उसमें मेरी प्रथम पोजीशन आई थी, फर्स्ट पोजीशन आई थी। तो उस समय जब सरकार ने ये काम किया, अब तो बहुत ज्यादा व्यापक हो गया, यूनिवर्सिटीज में प्राइवेट संस्थान भी बहुत सारे हो गए जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोग चैनल्स बना के ट्रेनिंग दे रहे हैं, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में भी अब ट्रेनिंग चल रही है। तो ट्रेनिंग अब बहुत चल रही है, कोर्सेज भी बहुत हो गए हैं, अब इसका कैरियर भी बहुत ब्रॉड हो गया। बट ये कि सरकार को इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि सभी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी विभाग से या सरकार की तरफ से सम्मान मिलता है। और मंच संचालन भी एक कला है। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर विभाग मंच संचालक के रूप में एक पोस्ट क्रिएट करे? हाँ, पर्यटन विभाग है, सांस्कृतिक विभाग है, सूचना विभाग है, परमानेंट। ये तो बहुत उचित सुझाव आपका, बहुत उचित बात है ये कि ये तो बहुत आवश्यक है। जैसे हर विभाग में किया, जब तक व्यवसाय से नहीं जोड़ा जाएगा, रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा, तो कोई भी क्षेत्र आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये तो बहुत, जहाँ अक्सर प्रोग्राम होते रहते हैं, सांस्कृतिक विभाग हमारा अक्सर प्रोग्राम होते रहते हैं, सभी विभागों में कार्यक्रम होते हैं। तो अगर एक मंच संचालक का पोस्ट हो तो एक विभाग के जितने भी कार्यक्रम है उसको संचालित करना है तो वो बड़ी गंभीरता से, शिद्दत से उस काम को करेगा। और मुझे लगता है कि ईमानदारी बरतेगा वो अपने काम की। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने YouTube में बताया कि उसके माध्यम से सिखाने के बाद, जब से न्यू मीडिया आया, सोशल मीडिया, तो मुझे लगता है कि मंच संचालन या जो एंकरिंग का काम है ये कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे जो लोग हमारे सोशल मीडिया में आ रहे हैं, न्यू मीडिया में आ रहे हैं और वो ये काम, एंकरिंग का काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई टिप्स आप देना चाहेंगे? जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सम्मान का काम है, सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है। इस काम को करने से आपको अद्भुत सम्मान प्राप्त होता है।
क्योंकि आप किसी भी कार्यक्रम के केंद्र में हो जाते हैं और केंद्र में रहना हर इंसान को अच्छा लगता है। अगर आपको सम्मान मिले, आपकी तारीफ हो, तो कौन ऐसा है जिसे बुरा लगेगा। लेकिन अगर इस क्षेत्र में हम कैरियर बनाना चाहते हैं तो जिसको सम्मान प्राप्त करना है या जिसे अपने व्यक्तित्व को ऊंचाई देनी है या जिसे इस देश की संस्कृति या इस दुनिया की विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से परिचित होना है, विभिन्न प्रकार के लोगों से परिचित होना है, विभिन्न प्रकार की भाषाओं से परिचित होना है, विभिन्न प्रकार के विषयों से परिचित होना है, तो अगर आप मन संचालन के क्षेत्र में आएंगे तो आप ये सब सारी चीजों को एंजॉय कर पाएंगे और जीवन को एक सही दिशा दे पाएंगे, जीवन को एक सही सदगति दे पाएंगे और जीवन आपका व्यापक और सार्वभौमिक बन जाएगा मन संचालन की वजह से। मन संचालन की वजह से जितना आपके व्यक्तित्व को ऊंचाई प्रदान होगी, मुझे लगता है कि और किसी काम से मुश्किल होगा प्राप्त करना। भारत भूषण जी, हमारा आखिरी सवाल आपसे है कि मन संचालन तो आपका लोकप्रिय है ही है, इसी के साथ साथ आपकी एक और विधा, आपकी हंसी बड़ी लोकप्रिय है। तो क्या एक आप अपनी हंसी का एक नमूना यहाँ पेश करेंगे, हमारे दर्शक भी इसको देख सकें? अब हंसी तो ये विधा कहें इसको या प्रकृति की देन कहें, ये आपने अगर इसको छेड़ दिया मेरी हंसी को तो वो तो जरूर आएगी। उसका काम है ना, आपका काम था छेड़ना, आपने छेड़ दिया तो वो आ जाएगी जब आना होगा। लेकिन मैं उसे कहूंगा कि जल्दी आ जाए। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि हमारे जो फादर थे, पिताजी हमारे थे, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हंसते थे। मतलब मैं ये कहूँ कि मैं उनकी तरह हंसता हूँ। हाँ, ये कहना गलत होगा कि मेरी तरह वो हंसते थे, उनकी तरह मैं हंसता हूँ। तो जेनेटिक है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुई है। अब मुझे भी नहीं मालूम कि ये प्रकृति की क्या लीला है, लेकिन जब वो भी हंसते थे वैसे ही हंसी हमारे अंदर भी आ गई। और जब वो हंसते थे या जब मैं हंसता हूँ तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते। सड़क पे चलता हूँ तो मुझे हंसना मुश्किल हो जाता है। अगर सड़क पे मैं हंस दूं तो आपस में लोग इतने झटके से मुझे देखने की कोशिश करते हैं कि गाड़ियां लड़ जाती, आपस में एक्सीडेंट हो जाता। ऐसी कई घटनाएं हमारे साथ हुई हैं। कई बार मैं कहीं किसी होटल में किसी के घर में हूँ, अगर मैंने हंस दिया, आसपास कोई परिचित व्यक्ति गुजर रहा है तो वो देख करके आ जाता है कि इसमें भारत भूषण जी रुके हैं क्या। मतलब ऐसी तमाम घटनाएं हो जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो पहली बार मेरी हंसी सुनते हैं तो उन्हें बुरा भी लग जाता, उन्हें लगता है कि मैं उन्हें देख के हंस रहा हूँ, जबकि मैं स्वाभाविक रूप से हंस रहा होता हूँ। और ऐसी तमाम घटनाएं होती रहती है। मैं क्या करूं, तो अब कुदरत ने दिया तो मुझे हंसना पड़ता, और आपने भी कह दिया तो मुझे। नहीं, तो इसका मतलब हमारा सवाल गलत नहीं है, मैंने चाहे सवाल हमने किया। आपने उसको बुला लिया, आपने वो आगे मैं गिर गया। अभी उसको बुलाना बहुत आसान है, संभालना बहुत बहुत धन्यवाद भूषण जी कि आपकी मन संचालन तो अद्भुत है ही है, लेकिन इसके साथ जो और अद्भुत है उससे भी ज्यादा अद्भुत मुझे आपकी हंसी लगी। और आपने अपना अमूल्य समय दिया और मंच विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, आज आपने जाना मंच विज्ञान के बारे में, आज आपने जाना एक ऐसी शख्सियत भारत भूषण जी के बारे में कि जिनका मन संचालन जितना लोकप्रिय है उससे कहीं ज्यादा लोकप्रिय आपकी हंसी है। अगले कार्यक्रम में एक ऐसी ही एक नई शख्सियत के साथ हम आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। To my channel and also press this bell icon.